तो आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, वहाँ पर लिखा हुआ था जीरो लेवल से, बिल्कुल ही बेसिक से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल ही जीरो लेवल से। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने कभी अलजेब्रा ना पढ़ा हो या जिसे अलजेब्रा समझ ना आता हो, वो स्टूडेंट भी आज के बाद यही बोलेगा कि अलजेब्रा से संबंधित कोई भी कैसा भी प्रश्न हो आप हमें दीजिए, हम सॉल्व करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। इसमें सबसे पहला हमारा बेसिक पॉइंट जो होता है, वो सबसे पहले यदि आपने वो ना समझा तो इसके बाद आप अलजेब्रा कभी भी सीख नहीं सकते हो। जैसे कि सबसे बेसिक पॉइंट होते हैं हमारे दो। जैसे कि सबसे पहला होता है हमारा चर, वेरिएबल। सबसे बेसिक पॉइंट यही होता है अलजेब्रा का। अब ये चर या वेरिएबल होता क्या है? जिसका एक निश्चित मान ना हो, जिसका एक निश्चित मान ना हो, जो कि सदैव बदलता रहता हो, प्रत्येक कंडीशन में उसकी जो वैल्यू रहे वो सदैव चेंज होती रहती हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे हम बोलते हैं एक्स वाई जेड, या हम बोल सकते हैं ए बी सी, या हम बोल सकते हैं आ बा सा। इस प्रकार से हम कुछ भी बोल सकते हैं। यदि इसे एग्जाम्पल से समझा जाए, जैसे कि हमने बोला यहाँ पर x + 2 = 5। ठीक, अब एक यहाँ पर हमने बोला x - 2 = 5। अभी यहाँ इस कंडीशन को जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, x = 5, इसका पक्षांतर कर देते हैं, ये प्लस में है, ये माइनस में 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर हमारी 3। अभी यहाँ पर देखा जाए तो x = 5, इसका पक्षांतर करेंगे, ये माइनस का 2 है, ये यहाँ पर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x = 7। यहाँ आप देख सकते हो x का जो मान है यहाँ पर जो आ रहा है वो है 3, और यहाँ पर जो आ रहा है वो है आपका 7। तो x का मान या किसी भी संख्या, यहाँ पर यदि a b c इसमें से लें या आ बा सा इसमें से लें, कुछ भी हम ले सकते हैं, तो उसका मान सदैव ही क्या होगा, चेंज होता रहेगा। और जिसका मान सदैव चेंज होता रहेगा वही क्या कहलाएगा, आपका चर पद यानी कि वेरिएबल। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं दूसरा अचर। इसे हम दूसरे नाम से और जानते हैं स्थिरांक, इसे अंग्रेजी में बोला जाता है कांस्टेंट। ठीक, अब ये क्या होता है, देखिए स्थिरांक कांस्टेंट, इससे ही आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, जैसे कि जिसका एक निश्चित मान हो, जो बदले ना। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, जिसका एक निश्चित मान हो जो कि कभी परिवर्तित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट यानी कि अचर पद यानी कि स्थिरांक। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से 100, इस प्रकार से कुछ भी आप लिख सकते हो। अब यदि इनको आप देखोगे तो यदि किसी भी कैलकुलेशन में आप लगाइए, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, इसका कोई भी अलग से मान निकल कर नहीं आएगा। ये हमेशा ही स्थिरांक होते हैं, इनकी वैल्यू जो होती है वही रहती है, जो कि कभी चेंज नहीं होती। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये टोटल बेसिक है। यहाँ पर सबसे पहला आपको यही समझना होता है कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। यदि यही नहीं पता तो आप बीजगणित कभी नहीं सीख सकते। दूसरा पॉइंट है हमारा तीसरा, आप यहाँ पर समझते हैं एक पदीय व्यंजन। ये एक पदीय व्यंजन क्या होगा,
जैसे कि हमने बोला यहाँ पर 2x, या हमने बोला 3y, या हमने बोला 3x² वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, कुछ भी हमने बोल दिया, या हमने यहाँ पर बोला 2x² वाई जेड, कुछ भी बोला, या फिर हमने बोला y² या x² या z², या इसके बाद हम बोलें 3x, कुछ भी हम बोल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप जब कभी भी देखोगे तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पद में दिख रही हैं। यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि आपकी पावर जो है, पावर को आप चेंज भी कर सकते हो, कितनी भी पावर लगा सकते हो, यहाँ पर 3 हो जाए, यहाँ पर 10 हो जाए, कुछ भी हो जाए, या फिर हम यहाँ पर ऐसे कि रख दें, यहाँ पर x y z इस प्रकार से रख दें, कुछ भी रख दें, इसे स्क्वायर कर दें, कुछ भी कर दें, यहाँ पर जो कुछ भी होगा तो ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, एक पदीय व्यंजन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चौथा, जिसे हम कहते हैं बहुपदीय व्यंजन। बहुपदीय व्यंजन को आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुपदीय व्यंजन जो होता है पूरे बीजगणित में सबसे ज़्यादा यही रहता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बहुपदीय व्यंजन क्या होता है, जिस व्यंजन के दो या दो से अधिक पद हों, जिस व्यंजन के दो या दो से अधिक पद होंगे वो क्या कहलाएगा, आपका बहुपदीय व्यंजन। जैसे कि अभी हमने एक पदीय व्यंजन देखा था, उसमें क्या था, सिर्फ एक पद था। यहाँ पर पदों की क्या होगा, दो या दो से अधिक होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, 2x + 3y। ठीक, या हम बोलें x² + y, या हम बोलें x y z + 2x, या हम बोलें x² y³ z⁴ + 3। इस प्रकार से हम कुछ भी बोलते हैं तो वो क्या होगा, आपका द्विपद व्यंजन। ठीक, वो क्या कहलाएगा, आपका द्विपद व्यंजन। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 2x + 3y + 3, या x² + y + z, या x y z + 2x + 3z, कुछ भी रख लीजिए। ये हमने बोला x² + y² + z²। ठीक, x² + y² + z²। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएंगे आपके त्रिपदीय व्यंजन। ये होगा आपका त्रिपदीय व्यंजन। अब ये कैसे होंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, एक पद ये है और एक पद ये है, कितने हो गए, दो पद, एक पद ये है, एक पद ये, दो पद, एक पद ये और एक पद ये, दो पद, ये पूरा एक पद हुआ और इसके बाद एक पद ये हुआ, तो दो पद। इसी प्रकार से एक, दो और तीन, तीन पद, एक, दो, तीन। यहाँ पर प्लस या माइनस का यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप माइनस भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, ठीक, जैसे कि हम यहाँ पर माइनस कर दें, कुछ भी कर सकते हो। देखिए प्लस और माइनस में होना चाहिए लेकिन, ठीक, जैसे कि यहाँ पर एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, एक पद ये हुआ, तीन पद, एक, दो, तीन, तीन पद हुआ, त्रिपदीय। इसी प्रकार से 3x + 3 की पावर 2 -2 + 3x - y, सॉरी 1 2 3 4, यह हम लिखें यहाँ पर 2x y z
माइनस 2x प्लस 3y, ठीक, माइनस z, इस प्रकार से 1 2 3 4, ठीक। यहाँ पर इस प्रकार से जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, आपके चतुर्थ पदीय, ठीक, चतुर्थ पदीय व्यंजन, ठीक। अब यहाँ पर ये चीज़ें आपको अच्छे समझ आ गई होंगी। इसी के बाद यदि 5 होंगे तो पंचपदीय, 6 होंगे तो षष्ठपदीय, 7 होंगे तो सप्तपदीय, ठीक। इस प्रकार से ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बीजीय बहुपद दो प्रकार के होते हैं, ठीक। बीजीय बहुपद जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक। सबसे पहला है हमारा यहाँ पर अचर बहुपद, ठीक। अचर बहुपद, अचर बहुपद क्या होता है, ठीक। बहुपद का ऐसा पद, बहुपद का ऐसा पद जिसका मान सदैव स्थिर रहे, बदले ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम 4x प्लस 5, 2x माइनस 2, 8y माइनस 5। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अचर बहुपद, देखिए बहुपद का ऐसा पद, ये आपके बहुपद हैं। देखिए एक पद, दो पद, एक पद, दो पद, एक पद या दो पद, ठीक। यहाँ पर ये बहुपद है, ये द्विपदीय बहुपद है। बहुपद का ऐसा पद जिसका मान सदैव स्थिर रहे, बदले ना। अब यहाँ पर देखोगे आप ये 5, और यहाँ पर ये देखोगे 2, और ये देखोगे यहाँ पर 5, तो यहाँ पर क्या होगा 2 और 5 का मान कभी भी बदलेगा नहीं, वह स्थिर रहेंगे, ठीक। 2 और 5 जो हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर यदि हम देखिए 4 इंटू एक्स है ये, तो यदि हम x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखते हैं तो क्या बनेगा 4 दूनी 8। अब इसी प्रकार से यहाँ पर यदि हम x की वैल्यू 3 रख दें तो क्या होगा 4 तिया 12, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। यानी कि इस पद का जो ये वाला जो पद है इसका मान परिवर्तित हो सकता है, इसका मान परिवर्तित हो सकता है, इसका मान परिवर्तित हो सकता है, लेकिन ये और ये इनका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट बताते हैं आपको, उसे आप इम्पोर्टेंट में डाल लीजिए। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, एक अचर बहुपद की घात सदैव शून्य। यहाँ से आपके क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, होती है, ठीक। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि ये जो पद है इसकी घात कितनी है, जैसे कि हमने बोला एग्जाम्पल के तौर पर 4x प्लस 5। अब यहाँ 5 की कितनी पावर है, तो हमेशा ही याद रखोगे 5 की जो पावर है आपकी वो 0 है, ठीक। ये चीज़ आप हमेशा याद रखोगे। एक बात और आप हमेशा ही याद रखोगे, जैसे कि यदि किसी की पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा ही 1 निकलती है। चाहे आपका देखिए
100 की पावर आपकी 1 है, सॉरी 100 की पावर आपकी 0 है, तो उसका मान कितना निकलेगा आपका 1 निकलेगा। यदि यहाँ पर हम बोल रहे हैं x की पावर 0 है, तो इसका मान कितना निकलेगा, उसका मान सदैव 1 निकलेगा। यहाँ पर लिखे हम 1 2 3 4 8 9 7 कुछ भी लिखो, और इस पूरे की पावर 0 है, इस पूरे की पावर यदि 0 है तो इसका मान कितना निकलेगा, इसका मान निकलेगा आपका 1। हमेशा इस बात को याद रखिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, एक अचर बहुपद वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याएं हो सकता है। ठीक, यहाँ पर आपको याद रखना है, एक अचर बहुपद जो होगा वो आपका वास्तविक संख्या भी हो सकता है और आपका काल्पनिक संख्या भी हो सकता है, वो दोनों ही प्रकार की संख्याएं हो सकता है। ठीक, तो ये दोनों पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट पे याद रखने हैं। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट है चर बहुपद। ठीक, चर बहुपद। अब ये चर बहुपद क्या होगा, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमने लिखा 4x² प्लस 4x प्लस 2, दूसरा हमने लिखा 2x² प्लस 4x प्लस 8। इस प्रकार से हमने लिखा। तो आप हमेशा ही याद रखोगे, चर बहुपद को x y z द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बात याद रखोगे आप। ठीक, चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं हो सकता। अब देखिए, आप बोलोगे कि हमें बहुपद पहचानना काफ़ी अच्छे से आता है, लेकिन जब कभी भी आप बहुपद पहचानते हो तो उसमें काफ़ी गलतियां कर देते हो। ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चर बहुपद कभी भी काल्पनिक नहीं हो सकता। इस पॉइंट को हम समझते हैं। जैसे कि हमारा जो पॉइंट है वो है आपका बहुपद की पहचान। ठीक, अब हमें समझना है कि हम बहुपद की पहचान कैसे करें। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है एक एग्जाम्पल के तौर पर 2x² माइनस x प्लस 0। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये एक बहुपद है। हाँ, ये एक बहुपद है। अब ये बहुपद है तो क्यों बहुपद है, इसमें x की घात धनात्मक है। ठीक, इसमें x की घात धनात्मक है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह एक बहुपद है। यह एक बहुपद है। ठीक, यह एक क्या है, बहुपद है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। x² प्लस √2। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक पद दो पद, यह एक बहुपद है क्योंकि x की घात
धनात्मक है। ठीक, हम यहाँ क्या बोलेंगे, x की घात जो है वो धनात्मक है, इसलिए ये क्या है, एक बहुपद है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, √x प्लस √2। अब यहाँ क्या बोलेंगे हम, यह एक बहुपद नहीं है। ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि x की घात धनात्मक भिन्न के रूप में है। जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर 1/2, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि यहाँ पर x की पावर क्या है, यह एक भिन्न के रूप में है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4 प्लस x की पावर -2। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे, यह एक बहुपद नहीं है, क्योंकि x की घात ऋणात्मक है। ठीक, यह एक बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि x की पावर जो है वो माइनस में है। यह एक बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि x की पावर जो है वो एक भिन्न के रूप में है। यह एक बहुपद है, क्यों, क्योंकि x की पावर जो है वो पॉजिटिव है। ठीक, और यहाँ पर भी x की पावर जो है पॉजिटिव है, और यहाँ पर x की पावर कितनी है, यहाँ पर x की पावर 1 है आपकी। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ पर आपकी पावर नहीं दिखेगी तो वहाँ पर आपकी पावर 1 रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर ये भी एक बहुपद होगा, ये भी एक बहुपद होगा, लेकिन ये और ये एक बहुपद नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, शून्य बहुपद होता है आपका P of x इक्वल टू शून्य। P of x इक्वल टू शून्य जो होता है उसे हम कहते हैं शून्य बहुपद। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ ना आ रही हो तो एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे कि हम यदि देखें, यहाँ पर है, कभी भी यदि x का मान यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, तो वहाँ पर क्या होगा, वो बहुपद जो होगा वो आपका शून्य कहलाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर रखें 0x² प्लस 0 बाई -0 x की पावर 3 प्लस 0 4 की पावर z की पावर 4, इस प्रकार से आप कुछ भी रख लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, यदि 0 का इंटू x में करेंगे, x² में करेंगे तो क्या बना हमारा, 0 बना, प्लस 0 का इंटू y में किया, क्या बना आपका, 0 बना, माइनस 0 को इंटू x³ में किया, क्या बना आपका, 0 बना, प्लस 0 का इंटू z की पावर 4 में किया, क्या बना आपका, 0 बना। ठीक, यहाँ पर आप इस सबको यदि आप ऐड करते हो या फिर माइनस करते हो, कुछ भी करते हो, तो आपका आंसर क्या आता है, 0 आता है। जब कभी भी आपका आंसर किसी भी बहुपद का शून्य आएगा तो वहाँ पर क्या होगा, आपका शून्य बहुपद। अब इसी प्रकार से एक एग्जांपल से और समझते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर लिखा है 0x की पावर 2 -3x प्लस 4 बाई -3 प्लस z की पावर 100 माइनस 100 की पावर 1000, आप कुछ भी रखिए। ठीक, अब आप अच्छे से जानते हो यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, आपका गुना का निशान होता है। तो आप क्या बोलोगे, 0 इंटू इन सब में करोगे तो आपका क्या निकलेगा,
जीरो ही आंसर निकलेगा। जब कभी भी आपका आंसर जीरो में निकलता है तब आप क्या कहोगे, शून्य बहुपद। जिस बहुपद का आंसर, सीधी सीधी सी एक सरल सी बात है, जिस बहुपद का मान शून्य आएगा वह आपका शून्य बहुपद कहलाएगा, इसीलिए इसे शून्य बहुपद कहते हैं। अब इसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं बहुपद का शून्यक। आपका पूछा जाता है, आपके एग्जाम में कभी बड़े बड़े एग्जामों में भी पूछा जाता है कि इस बहुपद का शून्यक क्या होगा। शून्य बहुपद अलग होता है, बहुपद का शून्यक अलग होता है। ठीक, तो उसे समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसे हम कहते हैं बहुपद का शून्यक। ठीक, बहुपद का शून्यक। अब ये बहुपद का शून्यक निकालने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। जैसे कि हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इसे P ऑफ x या P ऑफ y या आप कह सकते हो P ऑफ z, इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, P ऑफ x, P ऑफ y या P ऑफ z से इसे क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसके समझने के लिए, एक बहुपद की सबसे बड़ी घात जितनी होती है उसके शून्यक भी उतने ही होते हैं। देखिए, कोई भी आपका बहुपद है उसकी सबसे बड़ी पावर जो होगी, जैसे कि हमने रखा यहाँ पर x की पावर 4, y की पावर 3 और यानी कि 2x की पावर 2, इस प्रकार से हमने रख लिया। तो यहाँ पर हमने रखा था x की पावर 4, जो x की पावर 4 सबसे ज़्यादा बड़ी पावर है। तो यहाँ पर शून्य कितने निकलेंगे, तो 4 जो होगा ना, सबसे बड़ी पावर कितनी है 4, तो 4 ही इसके बहुपद निकलेंगे। ठीक, इसी प्रकार से हमारा एक और पॉइंट है वो भी आपको याद रखना है। शून्यक जो होता है इसे निकालते कैसे हैं, चर पद के स्थान पर ऐसा क्या रखा जाए कि उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाए। ठीक, आपको क्या याद रखना है, कोई भी आपका बहुपद है तो बहुपद में जो चर पद होगा उस चर पद के स्थान पर ऐसा क्या रखा जाए कि पूरे ही बहुपद का मान जो हो वो शून्य हो जाए। जैसे कि P ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4। ठीक, अब इसकी यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें क्या करना होगा, P ऑफ x के स्थान पर हम क्या मानेंगे, शून्य। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए P ऑफ x के स्थान पर हम मान रहे हैं शून्य, यानी कि क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इज इक्वल टू P ऑफ x के स्थान पर शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो 4 है इसका पक्षांतर किया जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 4। ठीक, यानी कि x की वैल्यू कितनी रखें, -4। यदि हम x की वैल्यू इसमें -4 रखते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, वहाँ पर मान शून्य हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर यदि हम -4 रखते हैं और यहाँ पर प्लस का 4 है तो ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 हो जाएगा, तो दोनों का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं, P ऑफ y इज इक्वल टू
6x-7। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, पी ऑफ वाई के स्थान पर शून्य रखना है। यहाँ पर क्या होगा, 6x-7 इजिकल टू 0, x इजिकल टू, ये आपका -7 है, ये आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये जो 6 है ये आपका इनटू में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा आपका 7/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर आपका ये आंसर निकला। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल से समझते हैं। P ऑफ Z इजिकल टू 3x + 2। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, P ऑफ Z के स्थान पर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये Z होगा। ठीक, तो यहाँ पर 3Z + 2 इजिकल टू 0। इसके बाद Z इजिकल टू, यहाँ पर ये 2 प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, -2, और यहाँ पर ये 3 जो इनटू में है ये डिवाइड में हो जाएगा अपॉन 3। तो Z के स्थान पर क्या रखें कि शून्य हो जाएगा, -2/3, ये हमें रखना होगा। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आपके काफ़ी इजी वाले एग्जाम्पल थे जो हमने करा दिए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि आपके हार्ड वाले होते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें आपकी 2 शून्यक निकलते हो। अभी हमने देखा कि किसी भी बहुपद को अब यदि हम सॉल्व कर रहे थे तो उसका एक शून्यक निकल रहा था। अब यदि हमें ये देखना हो कि 2 शून्यक कैसे निकलते हैं तो वो चीज़ देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है x² - 3x। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, P ऑफ x, इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, x² - 3x इजिकल टू 0। यहाँ पर क्या होगा, यदि हम देखें यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, दोनों पदों में x है, तो यहाँ पर हम x कॉमन ले सकते हैं। हमने x कॉमन लिया। अब यदि यहाँ पर x² है तो x का यदि हम x में इंटू करते हैं तो आपका x² बनता है, माइनस यहाँ पर x का यदि हम 3 में इंटू करें तो हमारा क्या बनेगा, 3x बन जाएगा। ठीक, इजिकल टू 0। अब यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आया, x इजिकल टू 0, एक यहाँ पर ये निकल कर आया हमारा। ठीक, एक यहाँ पर ये निकल कर आया, दूसरा निकल कर आया x - 3। अब x - 3 को चेंज करते हैं, x - 3 इजिकल टू 0, x इजिकल टू, ये क्या होगा, -3 होगा, इधर जाकर +3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, कितने निकले हमारा, एक 0 निकला और एक हमारा निकला +3, ये 2 निकल कर आए, ये हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक, एक ये निकला 0 और एक निकला +3। ठीक, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है P ऑफ y इजिकल टू y² - 11y + 28। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, P ऑफ y के स्थान पर शून्य रखना होगा। यहाँ पर क्या होगा, y² - 11y + 28 इजिकल टू 0। अब यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है 28, यहाँ पर कितना है 1। जब कभी ऐसे समीकरण को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसी संख्याएं देखते हैं कि गुना करने पर आपका 28 आए और ऐड करने पर आपका 11 आ जाए। जैसे कि अभी हम यहाँ पर माने y², यहाँ पर हमें माने -7y और -4y। अब देखिए 7 और 4 इन दोनों का आप इंटू कीजिए, 7 चौक 28, 28 बनता है, और -7 और -4y, इन दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं, देखिए माइनस का ये है और माइनस का ये है, तो दोनों ही क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो दोनों को यदि हम ऐड कर देते हैं तो 7 और 4 11, यानी कि क्या बन जाएगा 11y। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 28 इजिकल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम कॉमन लेने की बात करें तो यहाँ पर आपका बाई है, स्क्वायर है, इसमें से हम एक बाई कॉमन ले लेते हैं, और बाई का यदि हम बाई में इंटू करें तो क्या हो जाएगा आपका y² बन जाएगा। इसके बाद हमें 7y बनाना है, तो -7 से हम इंटू कर दें तो क्या बन जाएगा -7y। ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर यदि हम -4 ये कॉमन ले लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, यदि हमें यहाँ पर
माइनस का 4y बनाना है तो यहाँ पर क्या लेना होगा, प्लस का y लेना होगा, क्योंकि माइनस की संख्या से प्लस की संख्या का इंटू करेंगे तभी आपका क्या बनेगा, माइनस का 4y। ठीक, अब यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या बनाना है 28, तो यहाँ पर देखिए 7 चौक 28, यानी कि हम क्या करेंगे माइनस का 7 लगा देंगे। तो माइनस के 7 से यदि इसका इंटू करेंगे, देखिए माइनस की संख्या का यदि माइनस की संख्या में इंटू किया जाता है तो वो सदैव भी प्लस की बनती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ आ गई होगी, इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर हमारा निकलता कितना है, देखिए y माइनस 4 वाई माइनस 4, एक आपका ये निकलता है और एक क्या निकलता है आपका y माइनस 7, एक आपका ये निकलता है। अब ये दो आपके निकले हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो गया प्लस का 4। ठीक, y इक्वल टू कितना निकल कर आया हमारा प्लस का 4, एक ये आंसर हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमारा कितना निकला है y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 7, प्लस का 4 और प्लस का 7, ये हमारे दो आंसर निकल आए हैं। इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर हमारा एक एग्जांपल है p ऑफ z इक्वल टू 6z स्क्वायर प्लस 5z माइनस 6। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, p ऑफ z के स्थान पर हमें शून्य रखना होगा। यहाँ पर कितना होगा 6z स्क्वायर प्लस 5z माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखोगे यदि 6 का 6 में इंटू किया जाए कितना निकलता है आपका 36, तो 6 6 36। अब 36 के ऐसे कैसे हम फैक्टर बनाएं कि आपका गुणा करने पर 36 बन जाए और यहाँ पर माइनस करने पर 5z बन जाए। तो क्या करेंगे हम 6z स्क्वायर 9z, ये आपका प्लस का रहेगा और माइनस का कर देंगे हम 4z। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 9z ये आपका प्लस का है, ठीक, और यहाँ पर 4z जो है वो आपका माइनस का है। यदि इन दोनों को आपस में माइनस किया जाए कितना निकलेगा आपका 5z। ठीक, और यहाँ पर कितना बचा आपका माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर यदि हम कॉमन लेने की बात करें तो यहाँ पर हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम यदि हमने 3z कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, हमें 6z स्क्वायर बनाना है, तो 3 दूनी 6, यानी सबसे पहले तो 2 आएगा और z का गुणा z में करेंगे तब बनेगा आपका z स्क्वायर यानी कि 2z। ठीक, अब यहाँ पर हमें बनाना है 9z, तो यहाँ पर देखिए 3 का किस में इंटू करेंगे 9 बन जाए, तो 3 3 जा 9 प्लस 3, इसके बाद z बनाना है तो z पहले से ही है। ठीक, इतना ही हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं 4 और 6 इन दोनों में आपका 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हम माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर यदि हम z से इंटू करें, देखिए यहाँ पर यदि हमें 4 बनाना है सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 2 दूनी 4 और यहाँ पर z बनाना है तो यहाँ पर एक z भी रखना होगा, तो 2 दूनी 4z माइनस का 4z हो गया। ठीक, अब यहाँ पर भी हमें माइनस का लेना है, तो आपको पता है यदि हम माइनस की संख्या यहाँ पर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन हमें लेना है माइनस का, तो यहाँ पर क्या लेना होगा प्लस की संख्या लेनी होगी। तो 2 का गुणा किस में करें कि 6 बन जाए, 2 3 6, तो 3 में कर देते हैं। ठीक, इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारा निकला क्या 3z माइनस 2, एक हमारा ये निकला और दूसरा हमारा क्या निकला 2z प्लस 3, एक हमारा ये निकला। ठीक, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं 3z माइनस 2 इक्वल टू 0, z इक्वल टू ये आपका 2 माइनस का है, ये इधर जाकर प्लस का हो जाएगा और ये 3 जो इंटू में है ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक शून्य का आपका ये निकला। अब दूसरा शून्य के यहाँ पर निकालते हैं तो 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पर z इक्वल टू ये 3 प्लस का है माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पर ये भाग में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या निकला z बराबर -3/2।
तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पावर सबसे बड़ी क्या थी 2, और इस पर पावर 1 है, इस पर 2 पावर है, तो 2 पावर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1 और 1 2 शून्य निकलते हैं। और यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर कितनी है 2 पावर है, तो जब 2 पावर है तो यहाँ पर कितने शून्य के निकले आपके 1 और 1 2। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 पावर है, तो यहाँ पर शून्य कितने निकलेंगे आपके 2, यहाँ पर निकला एक 0 और एक प्लस का 3। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमने देखा था जब एक शून्यक निकलता है तो वो किस प्रकार से निकलता है, 2 शून्यक निकलते हैं तो वो किस प्रकार से निकलते हैं। अब देखते हैं कि 3 शून्यक जब कभी भी निकलते हैं तो वो किस प्रकार से निकलते हैं। अब आप ये एक समीकरण देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, ये एक जो बहुपद है इसमें जो पावर सबसे बड़ी है वो क्या है 3। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस बहुपद के जो शून्यक निकलेंगे वो आपके 3 निकलेंगे। अब यहाँ पर यदि इसे सॉल्व करने की बात आए तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा। जब आपको कॉमन नहीं मिलेगा तो यहाँ पर 6 और 6 सिर्फ यही एक कॉमन है। तो यहाँ पर यदि 6 के यदि गुणनखंड की बात की जाए तो आपके क्या निकलेंगे, यहाँ पर निकलते हैं आपके प्लस या माइनस का 1, दूसरा निकल सकता है प्लस या माइनस का 2, तीसरा निकल सकता है प्लस या माइनस का 3, और चौथा निकलेगा आपका 4 निकल नहीं सकता, 5 निकल नहीं सकता। इसके बाद निकलेगा आपका प्लस या माइनस का 6। ठीक, ये आपके गुणनखंड निकलते हैं 1 2 3 और 1 4। अब यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि इसमें से कौन सा है हमारा जो कि इसका सही शून्यक निकलेगा। जैसे कि ये आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, 2 जो होगा आपका प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जैसे कि यदि हम सबसे पहले हम यदि 2 से ही चेक करें तो 2 से चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, x के स्थान पर +2 रखने पर, ठीक, x के स्थान पर +2 रखने पर, जैसे कि यहाँ पर हमारा समीकरण क्या कहता है, x³ + 6x² + 11x + 6। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x³ है यानी कि प्लस का 2 रखेंगे हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब + 6 × 2 का स्क्वायर + 11 × क्या हो जाएगा 2 + 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 6 चौक 24, यहाँ पर 24 हो जाएगा, प्लस और 11 दूनी 22, यहाँ पर 22 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 6 हो जाएगा। अब यदि हम इन सबको ऐड करते हैं, आप ध्यान से समझिए, यदि हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारा कितना निकलता है, 6 और 2 8, और 8 और 4 12, और 12 और 8 20 की 0 हासिल लगी 2। अब यहाँ पर 2 और 2 4 और 2 6, यहाँ पर कितना निकला हमारा 60। अब जब यहाँ पर हमारा 60 निकल रहा है तो हमने क्या बोला था कि होना क्या चाहिए, P ऑफ x = 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये हमारा क्या निकल रहा है, P ऑफ x = 60। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये हमारा शून्यक नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं x के स्थान पर -2 रखने पर, ठीक, x के स्थान पर -2 रखने पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए x³ + 6x² + 11x + 6, ठीक, ये है। अब यहाँ पर -2 रखना है हमें। देखिए -2 से जब कभी भी आप क्यू करोगे तो आपका क्या निकलता है, आपका -8, ठीक, -8 निकलेगा, और यहाँ पर क्या है 6x² यानी कि 6 का इंटू करना है हमें किसके साथ, -2। देखिए -2 जो है यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना बनता है आपका 4, लेकिन जो 4 जो बनेगा वो आपका प्लस का बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, जैसे कि -2 × -2, जब माइनस माइनस संख्या को आपस में इंटू करेंगे तो कितना बनेगा आपका +4। ठीक, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 6 चौक 24 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद है आपका +11 × सिर्फ x है तो -2
2, तो 11 दूनी 22, ये आपका माइनस का 22 हो जाएगा, ठीक, प्लस 6, यहाँ पर प्लस 6, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यहाँ पर प्लस प्लस वाले जो हैं उन्हें हम एक साइड कर लेते हैं कि 24 और 6 30 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर कितना है 22 और 8 कितना हो जाएगा आपका, ये भी आपका 30 हो जाएगा। यदि हम 30 और 30 को आपस में देखते हैं, ये प्लस का है और ये माइनस का है, क्या आता है आपका 0, यानी कि हम कह सकते हैं कि P ऑफ x की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि -2 इसका क्या है आपका 0 निकलेगा। अब आपको बता देते हैं इसमें क्या होगा कि माइनस का 1 और माइनस का 2 और माइनस का 3 और माइनस का 6, ये आपके आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक। यहाँ पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 6 इसके आंसर रहेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है घात के आधार पर बहुपद, ठीक, घात के आधार पर बहुपद, ठीक। यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहला है हमारा पॉइंट शून्य बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी पावर क्या हो 0 हो, ठीक। तो यहाँ पर शून्य बहुपद क्या कहलाएगा, P ऑफ x इक्वल टू 0। अब ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ चुकी है, इसे हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो P ऑफ x बराबर 0 जो होगा वही हमारा क्या होगा, शून्य बहुपद। इसके बाद दूसरा है आपका रैखिक बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद क्या होगा, जिस पूरे बहुपद के प्रत्येक पद की घात 1 से ज़्यादा ना हो, ठीक। जिस पूरे बहुपद के अंदर किसी भी पद की जो पावर होगी वो 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हो, जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x माइनस 3x, और जैसे कि प्लस का y यहाँ पर माइनस का 3y, ठीक, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। कोई भी कैसा भी एग्जाम्पल हो, बस उसकी पावर जो होगी ना वो सिर्फ 1 होनी चाहिए, ठीक। वो क्या कहलाएगा आपका रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद को एक घातीय बहुपद भी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे भी याद रखिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है आपका, यहाँ हम बोल लेते हैं अदर, ठीक। अदर में क्या क्या आएंगे, जैसे कि आपके 2 घातीय, 3 घातीय, 4 घातीय, 5 घातीय, ठीक। जैसे कि हमने बोला यहाँ पर 2x की पावर 2 प्लस 3x की पावर, या आप रख लीजिए यहाँ पर y की पावर 3 प्लस z की पावर 5 प्लस 5, ठीक। अब इसे हम क्या बोलेंगे, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी पावर किसकी है, यहाँ पर इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 5 है, ठीक। तो सबसे बड़ी पावर कितनी है 5। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, घात इक्वल टू 5, ठीक। घात पूछेगा तो आप 5 बताओगे। अब यहाँ पर पद पूछेगा, पद, तो आप पद क्या बताओगे, 1 2 3 4, यहाँ पर पद क्या बताओगे आप 4 बताओगे, ठीक। इसी प्रकार से 2x प्लस 3y की पावर 2, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर यदि घात की बात करेगा घात, तो घात कितनी हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी। और यहाँ पर यदि हम पद की बात करें तो पद कितने हो जाएंगे, पद भी आपके 2 हो जाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपको समझना है कि घात हम निकालते कैसे हैं, ठीक। घात निकालने का तरीका, ठीक। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर बाई प्लस x बाई प्लस 10।
अब यहाँ पर हम इन सबकी घात पता करेंगे, इनकी घात कितनी होगी। तो हमने आपको क्या बोला था, जो कि आपका अचर पद होगा उसकी पावर कितनी होगी, आपकी उसकी पावर सदैव 0 होगी। ठीक, ये चीज़ आपको हमेशा ही याद रहनी चाहिए। अब दूसरा यहाँ पर देखोगे आपसे पूछेगा इसमें कितनी घातें हैं, अधिकतर यही वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या बताते हो, देखिए यहाँ पर आप 1 घात बता देते हो, यहाँ पर आप क्या बताते हो 2 बताते हो। तो सबसे बड़ी पावर क्या हुई, 2 हुई। तो यहाँ पर 2 घात नहीं है, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर x पर 1 पावर है और y पर आपकी 1 पावर है, और टोटल आपकी कितनी होती है पावर, 2 पावर होती है यहाँ पर। ध्यान से समझ लीजिए इस चीज़ को। अब यहाँ पर y पर कितनी पावर है आपकी, 1 पावर है। x पर कितनी पावर है आपकी, 2 पावर है। कितने हुए टोटल, 3 पावर। यहाँ पर इस पर पावर 0 है, इस पर पावर 2 है, और इस पर पावर कितनी है, 3 पावर है। तो इस पर पद कितने हुए, पद की बात की जाए तो पद कितने हैं, 1 पद, 2 पद और 3 पद, 3 पद। और घात की बात की जाए, घात, तो घात कितनी हुई, 3 घात हुई। सबसे बड़ी कौन सी घात है, 3 है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि किसी भी प्रकार का, यदि आपको कोई भी कैसा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका जो भी डाउट होगा वो आपका दूर किया जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा उसमें हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सजातीय और विजातीय। इसके बाद हमें कुछ और भी नए पॉइंट पढ़ने हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।